मेरे प्यारे दर्शकों को आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है कोरोना की वैक्सीन पर कहां तक जाएगी सियासी लड़ाई। इसे 70% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। एक तरफ कोरोना महामारी है, ऊपर से नए स्ट्रेन से देशवासियों को बचाने की चुनौती भी। इन सबके बीच भारत दुनिया का सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत करने जा रहा है। इसके लिए देश के 116 जिलों में वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है। मगर राजनीति है कि हर दिन नए रंग के साथ सामने आ रही है। वैक्सीन अभियान को भी राजनीति में उलझाने के दांव चले जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी की वैक्सीन बताकर जो तीर छोड़ा वो बात निकली तो बहुत दूर तक चली गई। इसके बाद कांग्रेस की ओर से देशी वैक्सीनेशन पर मोदी विरोधी बयानों की बाढ़ सी आ गई। ऐसे में सवाल यही है कि वैक्सीन देश की है या फिर किसी राजनीतिक दल की। दुनिया में 23 लाख लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव का टीका लग चुका है। चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने टीकाकरण शुरू कर दिया है। भारत का नंबर कब आएगा, मोदी जी। 23 दिसंबर को इसी अंदाज में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सवालों के तीर चलाए थे कि कोरोना वैक्सीनेशन पर भारत का नंबर कब आएगा। अब जब दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का टाइम आया तो सियासत के साइड इफेक्ट दिखने लगे। भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। देखिए, अब मुझे लगता नहीं कि मैं लगवाऊंगा बीजेपी की वैक्सीन को। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की संपूर्ण स्वदेशी कोवैक्सीन को इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई, जिस पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने सवालों की झड़ी लगा दी। सवाल दागने लगे कि जब कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल पूरा नहीं हुआ तो मंजूरी में जल्दबाजी क्यों। करोड़ों रुपए लगते हैं एक वैक्सीन को डेवलप करने में, और कोई आसमान नहीं गिर जाना था अगर आप 1 महीना और इंतजार कर लेते। वैक्सीन की सियासी लड़ाई में समाजवादी पार्टी और आरजेडी भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के 2 बयान गौर से देखिए, कैसे वक्त के साथ सुर भी बदल गए। और भारत सरकार पता नहीं क्या कर रही है। भारत सरकार वैक्सीन नहीं देना चाहती। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं। बीजेपी का आरोप है कि वैक्सीन के बहाने मोदी विरोधी एजेंडे को हवा दी जा रही है, वैज्ञानिकों का अपमान किया जा रहा है। अपने देश के साइंटिस्ट पे भरोसा नहीं, इन लोगों को किस पर भरोसा है? विदेशियों पर। किस तरह की जबान बोल रहे हैं। उधर राजनीति के घमासान के बीच भारत बायोटेक की ओर से बड़ी सफाई भी आई। Platform is a proven platform technology, number 1. Number 2, safe platform technology. Number 3, good preclinical trial data is available. Good phase 1 immunogenicity data. Phase 2 good immunogenicity data is available. Then you can license the product, emergency license. That is allowed according to Gazette notification. देश की बहस में आज इसी मुद्दे पर बहस को आगे बढ़ाने जा रहे हैं कि कोरोना की दवाई पर कहां तक जाएगी सियासी लड़ाई। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, कोरोना वैक्सीन पर विवाद क्या गैर जरूरी है? आप इस मुद्दे पर हाँ या ना में अपनी राय शो के दौरान दे सकते हैं। हम आपके जवाब भी दिखाएंगे कि देश की बहस के दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं। यह रहा आपके सामने सवाल। जवाब आप जानते हैं कैसे देना है, हाँ या ना में। आप इस मुद्दे पर अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं और फेसबुक पेज भी हमारा आपके लिए इस वोटिंग के लिए खुला हुआ है। शो के दौरान अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाकर हमें 9711002266 पर भेज दें। ये देश का इकलौता शो है जो सीधे आपके घर से हमारे माननीय दर्शकों को इस शो के अंदर शामिल करता है। देश का इकलौता डिबेट शो। शुरुआत करता हूं बहस की। मेरे साथ शंकरलाल मांझी जुड़ गए हैं जो कि सीनियर लीडर है समाजवादी पार्टी के, हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इसलिए उनका जुड़ना बेहद महत्वपूर्ण है। शंकरलाल मांझी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु प्रकाश जी, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स के पूर्व निदेशक एमसी मिश्रा साहब और देश के जाने माने डॉक्टरों में से एक है। तहसीन पूनावाला जी, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं सबसे पहले मांझी जी आपके पास आना चाहता हूं, वैक्सीन लगवाएंगे आप?
जी, वैक्सीन का ट्रायल तो होने दीजिए पूरा। सर हो गया, इमरजेंसी यूज की इजाजत मिल गई। मैं तो आपसे सीधे पूछ रहा हूं, लगवाएंगे आप या नहीं लगवाएंगे? अरे इमरजेंसी नहीं भाई, हम तो जब तक थर्ड ट्रायल नहीं हो जाता है तब तक नहीं लगवाएंगे। अच्छा, थर्ड ट्रायल हो जाता है। थर्ड ट्रायल तो कोवैक्सीन का हो, इसकी क्या बोलते हैं अपना जो पूना वाली सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है उसका हो चुका है। एक ही वैक्सीन पर सवाल है, उसके इमरजेंसी यूज की इजाजत है। नहीं, आप कोवैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं कि भारत बायोटेक की? सर आप कह रहे हैं थर्ड फेज का ट्रायल भारत बायोटेक का नहीं हुआ, उसके थर्ड फेज का ट्रायल चल रहा है और साथ ही साथ उसको इतना सुरक्षित माना गया है कि उसके इमरजेंसी यूज की इजाजत दे दी गई है। भारत बायोटेक मैंने कहा ना आपसे, एक बात को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। ड्रग कंट्रोल को इतनी जल्दीबाजी है, थर्ड ट्रायल का सर लोग मर रहे हैं तो जल्दीबाजी क्यों ना हो? और उसको इतनी इमरजेंसी में दे सकते। अच्छा, मर रहे हैं लोग तो अगर उसका साइड इफेक्ट होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो लगवाएगा, जो लगा रहा है, जिसने रिस्पांसिबिलिटी ली है कि ये इमरजेंसी यूज के लिए सही है, वो जिम्मेदार होगा। इस वैक्सीन को लागू करवाने की बहस करने वाले लोग जो हैं, मैं कह रहा हूं कि इस वैक्सीन की वकालत करने वाले, इसके लिए बहस करने वाले लोग, जिस दिन इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट होगा क्या उसकी जिम्मेदारी लेंगे? बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। आपसे पूछते हैं, लेना पड़ेगा। अभी तक तो साफ कह चुके हैं सभी के सभी वैज्ञानिक कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे बता दीजिए। वैज्ञानिक गुणवत्ता पे हम डॉक्टरों से बात कर लेंगे ना, आप गुणवत्ता जानने में क्वालिफाइड है ना कोई और। प्रशांत भूषण जी वैज्ञानिक नहीं है क्या? प्रशांत भूषण वैज्ञानिक है? नहीं, आप ये बताइए, प्रशांत भूषण जी वैज्ञानिक नहीं है क्या? प्रशांत भूषण वैज्ञानिक हो गए? प्रशांत भूषण जी वैज्ञानिक नहीं है क्या? आपने देश को नया वैज्ञानिक दे दिया। बधाई हो आपको, प्रशांत भूषण के रूप में आपने देश को नया वैज्ञानिक दे दिया। बधाई हो शंकरलाल जी। सॉरी शंकरलाल जी, बधाई हो आपको। सॉरी, आपने एक वकील को वैज्ञानिक बना दिया, कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी वैक्सीन भी बना सकती है, वैज्ञानिक भी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे मुंह से जुबान फिसल गई तो आप उसको लेंगे क्या? मैंने कहा प्रशांत भूषण जी वैज्ञानिक, मेरे मुंह से फिसल गया बात। मैं ये कह रहा हूं प्रशांत भूषण का बयान आपने देखा? सर वो तो उल्टा ही बयान देते हैं, पूरे देश को पता है। तहसीन पूनावाला से पूछ लेते हैं, तहसीन पूनावाला वैक्सीन लगवाएंगे आप? नहीं, आपका बयान नहीं, न्यूज नेशन का बयान जो है वो ऑथेंटिक है, प्रशांत भूषण का बयान भ्रामक है। ठीक है सर, मैं तो सिर्फ जानना चाहता था आप वैक्सीन लगवाएंगे हाँ या ना, जवाब दे दीजिए। गुणवत्ता पे डॉक्टर एमसी मिश्रा जी हैं, वो बेहतर ढंग से बता पाएंगे। फिर मौका दीजिए अपनी बात रखने का। थर्ड ट्रायल का सर प्लीज, अगर आप ट्रायल का रिजल्ट आने के बाद वैक्सीन लगाना ही हितकर होगा। ठीक है, तो आप बीजेपी की वैक्सीन लगवाएंगे? थर्ड फेज के ट्रायल के बाद एसपी के वरिष्ठ नेता शंखलाल जी बीजेपी की वैक्सीन लगवाएंगे। तहसीन पूनावाला, आप बीजेपी की वैक्सीन लगवाएंगे? चौरसिया जी, पहली बात तो बीजेपी की वैक्सीन जो आप कह रहे हैं। सर प्लीज, अगर मुझे आप चांस दे रहे हैं। शंखलाल जी, तहसीन जी का मौका है, मैं आपको सुना दूंगा आपके नेता ने क्या कहा है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सुना दूंगा। एक मिनट, तहसीन पूनावाला जी। हमारे नेता ने क्या कहा हमको पता है। हमारे नेता ने जो कहा है वो जिस पॉइंट से कहा है वो उस पॉइंट पर अपने आप सही है वो। ठीक है, ओके। तहसीन पूनावाला जी, फिर मैं डॉक्टर मिश्रा के पास जाऊंगा और गुरु प्रकाश जी के पास। जी सर, मैं आपके शो पे आपने मुझे बुलाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं 2-3 पॉइंट करूंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्लीज मुझे टोकिए मत। मैं 2-3 पॉइंट करूंगा। ठीक है। ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है, यानी जो सीरम बना रही है, उसमें लेने में कोई हर्ज नहीं है। वो वैक्सीन मैं जरूर लूंगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सफोर्ड और भारत बायोटेक में 2 अंतर है सर। ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है फेज 1 फेज 2 ट्रायल पीयर रिव्यूड था, जो कि भारत बायोटेक में जो कुछ भी पढ़ रहा हूं सर, पीटीआई के माध्यम से पढ़ रहा हूं, जो सरकार, जो पीटीआई के माध्यम से, जो भारत बायोटेक के एमडी ने बुलाया उसके माध्यम से। फेज 1 और फेज 2 भारत बायोटेक का पीयर रिव्यूड नहीं है। इसके विरुद्ध भारत बायोटेक के एमडी कृष्णा जी कहते हमने पेपर पब्लिश किया है। पेपर पब्लिश करना इज नॉट द सेम एज पीयर रिव्यू करना। वो मैं कल पेपर पब्लिश कर दूं, किसी बाबा की दवा से कोरोना चला जाएगा, गाय के दूध से चला जाएगा, ऊंट के दूध से चला जाएगा, ये पेपर पब्लिश करने से नहीं होता, पीयर रिव्यू होना चाहिए। और ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है वो लैंसेट ने उसको रिव्यू किया है। फेज 3 के ट्रायल्स पे हम आते। ऑक्सफोर्ड का फेज 3 ट्रायल विदेश का हो गया है और भारत के 1000 जो ट्रायल्स थे
जी 1000 जो लोगों पर उन्होंने वैक्सीन का ट्रायल किया था उसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और उसके रिजल्ट्स उन्होंने भारत की सरकार को दे दिए ओरली, लेकिन भारत की सरकार को ऑफिशियली नहीं मिले, लेकिन उसके रिजल्ट्स इंग्लैंड के रिजल्ट से मेल जोलते खाते, यानी कि ऑक्सफोर्ड का फेज 3 रिजल्ट ट्रायल भी हो गया है। भारत बायोटेक के एमडी कहते हैं कि आप मुझे 1 हफ्ता दो, मैं आपको रिजल्ट्स दूंगा, यानी कि जिन 23,000 लोगों पे प्रयोग या एक्सपेरिमेंट किया जाएगा वो एक्सपेरिमेंट वो उस वक्त करना चाहते हैं। तीसरी बात, और मैं अपनी बात समाप्त करता हूं सर, जो फेज 3 का ट्रायल होता है इसे गोल्डन ट्रायल कहा जाता है। जो गोल्डन ट्रायल होता है ये डबल ब्लाइंडेड ट्रायल होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं डॉक्टर हूं और आप पे ट्रायल हो रहा है, दीपक भाई को भी ये नहीं पता है कि उसको वैक्सीन मिल रहा है या प्लेसिबो मिल रहा है, एंड एज अ डॉक्टर मिश्रा साहब है, मिश्रा साहब को भी नहीं पता कि वो वैक्सीन दे रहे या प्लेसिबो दे रहे। फिर उसके रिजल्ट्स और डेविएशन को मेजर किया जाता है फेज 1 फेज 2 पीयर रिव्यू से, और लैंसेट जैसे मेडिकल जर्नल्स इसे छापते, जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में है, फाइजर में, मोडेर्ना में। भारत बायोटेक फॉर ऑल यू नो दुनिया की सबसे अच्छी वैक्सीन होगी, लेकिन फेज 3 में इस वक्त पीछे है। थैंक यू। बधाई हो पूनावाला जी, आप वैज्ञानिक बन गए। बधाई हो, वैक्सीन के वैज्ञानिक नए तहसीन पूनावाला, बधाई हो सर। सर वैसे आप बिग बॉस में भी चले गए, आप एक्टिंग भी कर लेते हैं, आप गाना भी गा लेते हैं, आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, आप एंकर भी हैं, आप नया तमका वैज्ञानिक। सर, दो वैज्ञानिकों की बात सुन के मिश्रा जी आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? आप सोच रहे हैं कि इतना ज्ञान लोगों के पास वैक्सीन के बारे में हो गया है कि आप टिप्पणी ना ही करें तो बेहतर है, ये मानेंगे सर? देखिए, मुझे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी समझा दिया ट्रायल क्या होता है, तहसीन ने भी पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया, लैंसेट ने क्या लिखा, फाइजर ने क्या बोला, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, और पूनावाला ने पूनावाला के लिए बैटिंग कर दी कि भाई सीरम की लगवा लो, भारत बायोटेक की मत लगवाओ। ठीक है, यहाँ चल रहा है शहरवाद चल रहा है यहाँ पर, और बधाई हो आपको वैज्ञानिक बनने की। डॉक्टर मिश्रा, एक छोटा सा आपका कमेंट चाहूंगा कि ये दो नए वैज्ञानिकों के बारे में आप क्या कहेंगे? नए वैज्ञानिक परीक्षण आज टीवी पर हो रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी काफी हद तक जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल में पार्टिसिपेंट हूं एज ए वॉलंटियर। मैंने पहला इंजेक्शन, चाहे वो प्लेसिबो है या वैक्सीन, जो वो ठीक कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता, वो 5 दिसंबर को लगवाया था। दूसरा मैंने 2 जनवरी को लगवाया है। देखिए, वैक्सीन की प्रक्रिया, दीपक जी थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। फेज 1 फेज 2 ट्रायल क्या होता है और फेज 3 ट्रायल क्या होता है। फेज 1 से पहले एनिमल टेस्टिंग होती है, जिसमें चारों वैक्सीन, मैं 2 ही की बात नहीं करूंगा, फाइजर, मॉडर्ना, कोविशील्ड, कोवैक्सीन एनिमल टेस्टिंग में कामयाब पाई गई, और उसके बाद वो फेज 1 ट्रायल में गए। फेज 1 ट्रायल में क्या होता है, स्मॉल नंबर, कम नंबर वॉलंटियर, हेल्दी वॉलंटियर्स पे वैक्सीन दी जाती है, उनसे कंसेंट ली जाती है कि अगर कोई सीरियस इवेंट हुआ, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती, मृत्यु भी हो सकती है, और जब व्यक्ति, मैं तैयार होता हूं उसके लिए, तब मेरे को वो वैक्सीन दी जाती है। वो वैक्सीन होती है फेज 1 में, वो करीब 10, 20, 30, 50 वॉलंटियर्स पे, हेल्दी वॉलंटियर्स पे होती है, उनको कोई बीमारी नहीं होती है। उसमें ये चारों वैक्सीन ठीक पाई गई। फेज 2 ट्रायल फिर कुछ 100 लोगों में होता है, 100 में हो सकता है, 400 में हो सकता है, 500 में हो सकता है। उसमें फिर सेफ्टी एसेस होती है, जैसे फेज 1 में सेफ्टी एसेस हुई, और इम्यूनोजेनेसिटी भी उसमें देख ली जाती है, क्योंकि उसमें 2 डोज लगती है, डोजिंग भी उसकी हो जाती है, और उसके बाद इम्यूनोजेनेसिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी देख लिया जाता है। चारों वैक्सीन फेज 2 ट्रायल तक सफल है, मॉडर्ना, फाइजर, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। उसके बाद जो पूनावाला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनसे मैं सहमत हूं कि कोवैक्सीन इन सारी चारों वैक्सीन से 1 महीने पीछे चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इनका जो फेज 3 ट्रायल है नवंबर के मध्य में शुरू हुआ है, लेकिन अब तक जो आंकड़े आए हैं वो सेफ्टी पर कोई सवाल नहीं है। उसके इम्यूनोजेनेसिटी भी पहले इंजेक्शन के बाद देख ली गई है, उसमें भी एनकरेजिंग रिजल्ट्स है। और ये जो ऑथराइजेशन इमरजेंसी जिसको हम बोल रहे हैं, चारों वैक्सीन के लिए अप्लाई होता है। वो कोविशील्ड के लिए भी अप्लाई होता है, वो मॉडर्ना के लिए भी अप्लाइड है, वो फाइजर के लिए भी अप्लाइड है। आपने देखा एक मैक्सिको में एक डॉक्टर को फाइजर की वैक्सीन से सीवियर रिएक्शन हो गई। आपने देखा फाइजर की वैक्सीन से यूएसए में 2 लोगों को, इंग्लैंड में 2 लोगों को हो गया, जिनको एलर्जी की स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री थी, उन लोगों को। तो ये एडवाइजरी जारी की गई, जिनको स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है एलर्जी की, वो लोग न लगवाएं अभी वैक्सीन को।
तो इसमें इमरजेंसी यूज का मतलब ये होता है कि अगर सडनली हमारे यहाँ इन्फेक्शन इतना स्पर्ट हो जाता है तो अभी इनकी सेफ्टी पे कोई सवाल नहीं है, लगाने से किसी की मृत्यु नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, फायदा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये अभी चारों वैक्सीन के लिए अप्लाई होता है। अब ये समय बताएगा कि चारों में से एक सी है चारों या अलग अलग है, चाहे वो 90% एफिकेसी बोले, 94 बोले, 70% बोले, लेकिन रियल सिचुएशन में जब लगती है। और इसके प्रश्न मैं यही हमेशा शुरू से कह रहा हूं, वैक्सीन्स के विषय में 5 से 10 साल लगते हैं डेवलप होने में। आज हमने विद इन 1 ईयर ये वैक्सीन बन गई है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स तैयार थे, उनकी काफी टेक्नोलॉजी नोन है आजकल, और इसमें हमें वायरस भी मिल गया। कोवैक्सीन एक्चुअली अगर आप अल्टीमेटली देखेंगे, कोवैक्सीन जब भी फेज 3 ट्रायल इनका रिजल्ट, और सारों ने इंटरिम रिजल्ट दिए हैं, अंतरिम आंकड़े दिए हैं, किसी के फाइनल आंकड़े नहीं है, चाहे वो फाइजर हो, मॉडर्ना हो, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो। फेज 3 ट्रायल चलेंगे, अभी 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, संपूर्ण होकर जाके 2 साल बाद जब लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी की बात आती है एसेस करने की, तो ये समझना सबको बहुत आवश्यक है। फिर लोगों ने बीच में कर दिया, अनिल विज साहब को हो गया था कोविड, उन्होंने एक टीका लगवाया, वो मेरी तरह ही पार्टिसिपेंट थे ट्रायल में, पता नहीं कि वैक्सीन लगी या उनको प्लेसिबो लगा। 2 हफ्ते में इम्यूनिटी नहीं बनती है, कोई भी वैक्सीन भी लगाएंगे तो भी नहीं बनती है। ठीक है, सीधे गुरु प्रकाश जी के पास चलूंगा। गुरु प्रकाश जी, आपको तो एसपी ने कह दिया कि भाई ये बीजेपी की वैक्सीन है, तो आपने कहां पर बनाई? 11 अशोका रोड पुराने मुख्यालय में बनाई या दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे बनाई? बता दीजिए समाजवादी पार्टी के लोगों को। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्पष्टीकरण कर दूं दीपक जी आपके शो के माध्यम से। जब बिल गेट्स ट्वीट करके तारीफ कर रहे हैं, वीजी सोमानी जो डीसीजीआई के चीफ हैं वो तारीफ कर रहे हैं, वो इंडोर्स कर रहे हैं, वीके पॉल जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं वो इंडोर्स कर रहे हैं, गुलेरिया जी जो एम्स के डायरेक्टर है वो इंडोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं 110% सुरक्षित है। सरकार की रणनीति सबके सामने पब्लिक डोमेन में है। 1 करोड़ हेल्थ वर्कर, उसके बाद 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर, फिर 27 करोड़ जो भी कोमॉर्बिडिटी के मामले हैं उन लोगों को लगना है। लेकिन तब भी देखिए कितनी तर्कहीन बात, कितनी आधारहीन बात, कितनी अवैज्ञानिक बात ये लोग कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के मित्र की बातों को सुन रहा था, किस प्रकार वो भारत बायोटेक का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे कि बाबा की दवाई है। देखिए यही दुर्भाग्य है, जितने भी कांग्रेस से सहानुभूति रखने वाले लोग हैं ना, उनकी सोच ही का पाश्चात्यकरण हो गया है, वेस्टर्नाइजेशन हो गया है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चले जाते हैं इटली में छुट्टी मनाने, तो इनका जो पूरा दिमाग है वो वहीं वेस्ट में रहता है। भारत की जो भी चीज है ना, ये इनको नजर नहीं आती है, भारत में कुछ भी विशेषता इनको नजर नहीं आती, यही दुर्भाग्य है। कोविन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लगभग 75 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है वैक्सीन लेने को। आप सबका अपमान कर रहे हो, आप साइंटिफिक कम्युनिटी का अपमान कर रहे हो, आप रिसर्च फ्रेटर्निटी का अपमान कर रहे हो। देखो, इसमें जब पूरे देश को साथ आकर के सेलिब्रेट करना चाहिए, एक खुशी मनानी चाहिए कि हम लोगों की हिस्ट्री में रिमार्केबल मोमेंट है ये, पहली बार। और ये कह रहे हैं फेज 3 की बात। अभी मिश्रा जी की बातों को मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था। दीपक जी, आपके सामने 2 रास्ते हैं, या तो आप वर्षों ट्रायल करते रहो, या दूसरा जो रास्ता है अपने लोगों की जान बचाओ, महिलाएं विधवा ना हो इसकी चिंता करो, बच्चे अनाथ ना हो इसकी चिंता करो। अभी भी ये लोग आर्गुमेंट लेकर के आ रहे हैं, मेरे समझ से परे हैं। अखिलेश जी खुद तो वैक्सीन ले लेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमजाल फैला रहे हैं। राहुल जी खुद तो बाहर जाकर के वैक्सीन ले लेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर रहे हैं। कांग्रेस में तो खुद ही 2 फाड़ हो गया है, यहां सुरजेवाला समर्थन कर रहे हैं, गौरव वल्लभ समर्थन कर रहे हैं, शशि थरूर विरोध कर रहे हैं। तो इनकी कोई नीति नहीं है, इनका कोई नेता नहीं है, इनका कोई कल्पना नहीं है, तो इनकी अवैज्ञानिक बातों को, तर्कहीन बातों को, सीधे चलता हूं वैज्ञानिक तहसीन पूनावाला के पास। वैज्ञानिक तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये सोच का अंतर है, समझ का अंतर है, या चूंकि मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हुआ है तो इसको भी बीजेपी की वैक्सीन बना दो, इसको अभी तमका उनके सर पर डाल दो वैज्ञानिकों को छोड़ के? क्या ये अवैज्ञानिक सोच नहीं है एक वैज्ञानिक तहसीन पूनावाला की? सर, ये सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करूं, मैंने भारत बायोटेक का मजाक नहीं उड़ाया। मैंने कहा फॉर ऑल यू नो भारत बायोटेक दुनिया की सबसे अच्छी वैक्सीन होगी। मैंने मजाक उस बाबा का उड़ाया जिसने एक आयुर्वेदिक दवा निकाली, कोरोना को क्योर करने के लिए सारे न्यूज़ चैनल्स पे थे और उसने भी पेपर पब्लिश किया था। मैंने उस संदेप में बोला था, मैं भारत बायोटेक का मजाक नहीं उड़ाया था। मैं 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें कहना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर मिश्रा से पूरी तरह से सहमत हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ। डॉक्टर मिश्रा जी, आपको एक चीज़ बता दूँ, जो अनिल विज जी उन्होंने एक्चुअली वैक्सीन लगाया था, वो भारत बायोटेक ने क्लैरिफाई किया था, लेकिन जानकारी नहीं है।
आप कौन होते हैं मजाक उड़ाने Sir, I वाले? request यानी you. दीपक जी इनको शांत Sir, I कराइए। request you, sir, आपके ऐसे पास कोई debate में अधिकार नहीं कर नहीं है। सकता देखिए हूं। ऐसा Sir, है I कि request वेस्ट you. से इन्फ्लुएंस लेकर के आप लोग जो मजाक उड़ाते हैं Sir, बहुत I बड़ा request you, दुर्भाग्य मेरा है। chance है। शांत मैं नहीं किसी के बीच में आप नहीं जो बोलता गलत हूं। बात गुरु बोलते जी, हैं, मैं विरोध गुरु करूंगा प्रकाश जी, आपका। आपने बोला, आप कौन होते हैं मजाक तहसीब आप बनाने जवाब वाले? दे रहे, देने दीजिए आपको उनको। किसने अधिकार दिया है मजाक उड़ाने का उनका? नहीं ना किसी का मजाक न उड़ाइए, बेहतर होगा। उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किए और हर आदमी जो रोग से मुक्ति का प्रयास करता है वो मेरी नजर में महान है, क्योंकि बीमारी देना आसान है, बीमारी को दूर करना सबसे बड़ा मुश्किल काम, सबसे बड़ा मुश्किल काम तहसीब। चाहे वो भारत बायोटेक हो, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे वो माता पूनावाला हो, मेरा ये मानना है मारने वाले से बचाने वाला 100 गुना अच्छा होता है तहसीब भाई। ये मैं कहना चाहता हूँ। आप आगे बोलिए अपनी बात। यही अहंकार आप लोग को ले डूबा है। सर, आई रिक्वेस्ट यू। बोलिए आप बोलिए। यही अहंकार सर, ये बाबा कोई भी यही अहंकार इनको डुबाएगा। आप उनका फेडर टर्न कीजिए, मैं उनके बीच में नहीं बोल। ठीक है, नहीं बोल रहे, सर, नहीं ये बोल रहे, बोलिए तो बोलिए। कोई भी साइंटिफिक बातें नहीं करता। आप सर, ये बाबा कोई भी साइंटिफिक बातें नहीं करता। जो उसने कोरोना को लेकर किया, तहसीन जी समझे, आप एंकर नहीं है, शांत रहिए। आप नहीं तय करिएगा। आप कौन होते तय करने वाले? डाउन करिए और अप करिए। सर मैं अपनी बात रख दूं? हाँ, आपने मुझे बुलाया, मैं आपका सम्मानित गेस्ट हूं। बोलिए तहसीब भाई, बोलिए। ये बाबा कोई भी साइंटिफिक बातें नहीं करता। इसने जो कोरोना को लेकर किया है, किसी और मुल्क में ये इस पे क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। और अगर कोई बाबा टीवी पर सर, आज डिस्कशन का मुद्दा वो नहीं है तहसीब, हम छोड़ दें। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में न टिप्पणी करें जो इस वक्त अपने क्लेरिफिकेशन देने के लिए नहीं है। हमला किया जी ठीक है सर, लेकिन उसने वो गलत था और वो साबित हो गया है। आयुर्वेदा से कोविड क्योर नहीं हो सकता, नहीं होम्योपैथी। मैं अपनी बात बताता हूं। सर आई रिक्वेस्ट यू, सर मेरा चांस है, मैं जब बार बार बोलिए ना आप बीच में। सर, डॉक्टर मिश्रा को मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं। वो क्यों बीच में बोल रहे? सर मेरी आवाज कोई नहीं बोल रहा तहसीब, अब वहम होने लग गया है आपको। उन्होंने बोला नहीं, फिर भी आप बोल रहे हैं। जी ठीक है सर। जो अनिल विज जी को लगा था भारत बायोटेक का एक्चुअली वैक्सीन लगा था, वो भारत बायोटेक ने क्लैरिफाई किया था। और एक्चुअली भारत बायोटेक की उसमें गलती नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ फेज 1 एक ही वैक्सीन लगा था, दूसरा वैक्सीन नहीं लगा था। तो आप उसमें बिल्कुल सही है। मुझे सिर्फ भारत बायोटेक के सीएमडी से 2 शिकवा है, और वो एक टेक्निकल शिकवा है। एक जो कृष्णा जी ने डॉक्टर गुलेरिया पे अटैक किया, उन्होंने कहा डॉक्टर गुलेरिया गलत है, कहते हुए कि ये एक बैकअप वैक्सीन है, हम एक बैकअप वैक्सीन नहीं है उस पे। और दूसरी चीज जिस पे मुझे उनसे शिकवा है, वो कहते थे, उन्होंने कहा आप मुझे 1 हफ्ता दीजिए, मैं आपको डेटा दूंगा। मेरे पास इस वक्त डेटा नहीं है, हमने पेपर पब्लिश किया लेकिन पीयर रिव्यूड नहीं है। ये मेरे हिसाब से साइंटिफिक बातें नहीं है। अगर वो आकर ये कह देते कि हमारी जो पेपर्स है, आप एक्सपर्ट है इस मामले के, ना मैं, तो क्यों ऐसे आर्गुमेंट करें ना जो जनता को समझ आए, ना मन से आपको समझ आ रहे हैं, पर आपको चूंकि आर्गुमेंट करना है तो आप कर रहे हैं। क्योंकि ये लोगों की क्योंकि ये लोगों की जान के और स्वास्थ्य को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, आपने सही सवाल उठाया। मैं सीधे डॉक्टर एमसी मिश्रा के पास चलता हूं, सीधे इसी सवाल को लेकर, आप ही का सवाल लेकर डॉक्टर साहब के पास चलता हूं। डॉक्टर एमसी मिश्रा, लोगों की जान से खेल रहे हैं इस वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देके, यह तहसीन पूनावाला का आरोप है। क्या भारत की सरकार, भारत के डॉक्टर्स, भारत के वैक्सीन निर्माता इतने संवेदनहीन है कि अपने ही लोगों की जान के साथ खेलेंगे? क्या ये आपको आरोप व्यवहारिक लगता है? नहीं, मैं मिस्टर तहसीन पूनावाला से को क्लैरिफाई कर दूं। पीयर रिव्यू का मतलब होता है, ये हम लोगों के इंडेक्स जर्नल्स होते हैं, जैसे लांसेट है, NEJM है, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ये इंडेक्स है। इसमें जब आर्टिकल पब्लिश हो जाता है उसको पीयर रिव्यू आर्टिकल बोलते हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, फेज 1 और फेज 2 ट्रायल के दोनों पेपर्स वन ऑफ द गुड पीयर रिव्यू जर्नल जो जिसकी इम्पैक्ट फैक्टर करीब 40 है, उसमें एक्सेप्ट हो गए हैं पब्लिकेशन के लिए। ये मेरी अपनी जानकारी है और वो पब्लिश होंगे। जी सर, बट पब्लिश नहीं हुआ है। नहीं एक्सेप्ट हो गए, पब्लिश पीयर रिव्यू हो गया, उसका पीयर रिव्यू हो गया। दिस इज व्हाट ओके सर, फेयर इनफ। ठीक है जी सर, फेयर पॉइंट। हम सबमिट करते हैं कोई आर्टिकल, जी सर, फेयर पॉइंट। मुझे ये पता नहीं था, लेकिन उस वक्त तक नहीं हुआ था। एक्सपर्ट्स उसको कमेंट देते हैं कि भाई एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। सर, मैं बहुत व्यवहारिक सवाल पे आता हूं। मैं इतने वैज्ञानिक डिस्कशन में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि लोग इसको समझेंगे नहीं कि रिव्यू क्या होता है, क्या नहीं होता है। मेरा बड़ा सीधा सवाल है। एक आरोप तहसीम भाई ने लगाया कि ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। क्या हमारे देश के पूरे डॉक्टर्स, क्या हमारे देश के पूरे वैज्ञानिक, पूरे वैक्सीन निर्माता, देश की सरकारें, राज्य सरकारें जो ये कह रही हैं कि चलो वैक्सीन
वैक्सीन एक रेडी है इमरजेंसी यूज के लिए, क्या वो इतनी संवेदनहीन है कि अपने ही देश के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करेंगी? मेरा बड़ा सीधा सवाल ये है। नहीं, देखिए, जान के खिलाफ तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 ट्रायल ये सेफ्टी के लिए ही होते हैं। सेफ्टी इनकी गारंटीड है, चारों वैक्सीन की सेफ्टी गारंटीड है। कितना काम करेगी, कितने दिन करेगी, नहीं करेगी, 6 महीने पे बूस्टर लगेगा, 1 साल पे लगेगा, इन प्रश्नों के उत्तर आने हैं चारों वैक्सीन के। ठीक है, सीधे फेयर इनफ, आपने बोल दिया। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि अपने ही देश के लोगों की जान को खतरे में डाले। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैक्सीन पूरी तरह सेफ है। खुद एम्स के डायरेक्टर रहे और जाने माने डॉक्टर एमसी मिश्रा कह रहे हैं। सीधे नीलेश पांडे के बाद चलता हूं मुंबई में। नीलेश पांडे, क्या आपको लगता है ये बहस जो चल रही है, जो राजनीतिक पार्टियों ने एक भ्रमजाल खड़ा किया है, चाहे विपक्ष की हो चाहे और राजनीतिक पार्टियां हो, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या ये विवाद गैर जरूरी है? होना चाहिए था ये विवाद वैक्सीन को लेकर? दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बोलिए। तो दीपक जी, मेरा ये मानना है कि ये वैक्सीन पर इस तरह की राजनीति फिजूल है, वाकई फिजूल है। हाँ, राजनीति करिए, लेकिन वैक्सीनेशन ड्राइव की तैयारी पर करिए ना। बहुत बड़ी आबादी है, और अगर तैयारी सही नहीं होगी तो ये वैक्सीनेशन ड्राइव भी फेल हो जाएगा और कोविड खत्म ही नहीं होगा। बिल्कुल सही बात की, वैक्सीनेशन ड्राइव, इसीलिए लगातार ड्राई रन कर रहे हैं, चाहे किसी की भी राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार जो गाइडेंस दे रही है उस पर नीलेश जी बराबर ड्राई रन हो रहा है, और अभी भी एक ड्राई रन और होने वाला है, नई तारीख आ गई है। सीधे मैं चलता हूं शंखलाल मांझी जी के पास। मांझी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहले आपको सुनाता हूं एक स्टेटमेंट, सुनिएगा। अखिलेश यादव क्या कह रहे थे वैक्सीन पे, किसकी वैक्सीन कहा? उन्होंने बीजेपी को, जबरदस्ती में बीजेपी को क्रेडिट दिया। सुने उन्होंने क्या कहा, फिर उसके बाद बात करता हूं मांझी जी से। लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो समाजवादी पार्टी ने सैफई में कोई नया सीरम इंस्टीट्यूट खोला है जिसमें आपकी सरकार आएगी तो वैक्सीन बनेगी, सैफई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। मांझी जी जवाब दे दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या समाजवादी पार्टी कोई नया वैक्सीन बनाना शुरू करने वाली है सैफई के अंदर? ये जानना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि अखिलेश ने कहा हमारी सरकार आएगी, हम बनाएंगे, हम लगाएंगे, बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। भाई, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि हम वो वैक्सीन हमारी सरकार लगवाएगी, नहीं, बीजेपी की वैक्सीन का सर, आप भी कहते रुक गए, आपको लगा मान गए आपके अखिलेश जी ने गलत शब्द बोला। उन्होंने बीजेपी की वैक्सीन का, हम ये आप अपने मन से कहते रहिए सर। आइए सुन लीजिए ना, एक मिनट हमारे सुन लीजिए ना मांझी जी, मेरे ख्याल से आपने सुना नहीं, पूरा एक बार फिर से सुना दीजिए। अखिलेश जी का सुना दीजिए फिर से। नहीं, हमें, लेकिन मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, सुनने की जरूरत, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो बीजेपी ना चाहे तो भी समाजवादी पार्टी ने क्रेडिट दे दिया कि बीजेपी ने वैक्सीन बना ली। देख लीजिए आप, बीजेपी की बिना ट्रायल की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। ये ट्रायल शब्द आप मुंह से जोड़ रहे हैं, बिना थर्ड फेज की ट्रायल शब्द आप जोड़ रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हमारे राष्ट्रीय जी नहीं है, उनका मंशा यही है, मंशा से उनका कहने का मंशा यही है। थर्ड फेज के बगैर ट्रायल के वैक्सीन जो ये बीजेपी द्वारा परसी जा रही है, हम इसको नहीं लगवाएंगे। अरे डॉक्टर साहब ने कह दिया कि वैक्सीन 110% सेफ है, उसके बाद नहीं लगवाएंगे, बीजेपी की वैक्सीन बोलेंगे। आप लोग तो एक पॉइंट पूरे बात को बीच से काट करके बस उतना सुनाते हैं जो आपके मतलब की होगी। सर मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूं, मुझे बता दीजिए कहां काटा मैंने। कि बिना थर्ड फेज की ट्रायल की थर्ड फेज तो आप मुंह से जोड़ रहे हैं ना सर, नहीं लगवाएंगे। मांझी साहब ये तो मुंह से जोड़ रहे हैं ना। अब आप मुझे बताइए, आप वैक्सीन लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? मैंने कह दिया, मैंने पहले भी कह दिया हूं, बगैर ट्रायल के हम नहीं लगवाएंगे।
तो कब तक नहीं लगवाएंगे? 2 साल नहीं लगवाएंगे? 3 साल? जब तक थर्ड फेज का ट्रायल रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती, जब तक लगाना। माजी साहब, आप तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर एमसी मिश्रा देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट को संभाल चुके हैं। उनका कहना है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल साइंसेज जी हाँ, का कहना है कि 110% सेफ है, फिर भी आप सवाल उठाएंगे? उनकी बात पे गौर करिए, उनकी बात पे गौर करिए। उन्होंने दो बात, एक बात कहा उन्होंने, फर्स्ट फेज सेकंड फेज का जो ट्रायल है वो संतोषजनक है, इसलिए उस पर जो है ये बात आगे ये नहीं उन्होंने रिजेक्ट किया कि थर्ड फेज की ट्रायल नहीं होगी। सर, वैज्ञानिक डॉक्टर एमसी मिश्रा डॉक्टर के रूप में सही इंटरप्रिटेशन देंगे या अखिलेश यादव? बता दीजिए, अखिलेश यादव का इंटरप्रिटेशन सही है या डॉक्टर मिश्रा जो कह रहे हैं कि वैक्सीन 110% सेफ है? उन्होंने जो अपना इंटरप्रिटेशन दिया है अपने उसी बात को लेकर के दिया है, थर्ड फेज ट्रायल के बगैर। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अखिलेश यादव को तब तक पता भी नहीं होगा कि वैक्सीन के कितने फेजेस का ट्रायल होता है। जल्दीबाजी में पेश करना चाहती है वो, इसके पीछे कहीं न कहीं राजनीति है, और उस राजनीति को हम जब कहते हैं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, यही बात है। सर, अब तो आपकी पार्टी ने आ भी भरना छोड़ दिया ना, यही तो दिक्कत है। गुरु प्रकाश जी बताइए, बीजेपी की वैक्सीन है, थर्ड फेज का ट्रायल नहीं हुआ है, नहीं लगवाएंगे, 2-3 साल इंतजार करेंगे। अखिलेश यादव इंतजार करेंगे वैक्सीन लगवाने का? हम तो इंतजार करते हैं, आप ना करिए। सबसे पहले तो मैं आपका हम मना तो करते नहीं है, को 2 नए वैज्ञानिक दिया ना, हम देश के नागरिकों से मना करने जा रहे हैं। नहीं, देखिए ये जो समाजवादी पार्टी जिनको लग रहा है कि वैक्सीन जरूरी है, नहीं, शांत हो जाइए। ऐसा है कि आप लोग राजनीतिक रूप से तो हाशिए पे आ गए हैं, राजनीतिक रूप से हाशिए पे आ गए हैं, कोई मुद्दा बचा नहीं है आप लोगों के पास में। इतनी अवैज्ञानिक, तर्कहीन, आधारहीन बात करते हो आप लोग, और फिर सोचते हो कि जनता आपको समर्थन देगी। जनता के सामने आप एक्सपोज हो गए हैं, जनता के सामने आप एक्सपोज हो गए हैं। आपको भारत में बने वैक्सीन पर भरोसा नहीं है, और मुझे मालूम नहीं है कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका भी भाजपा का पार्ट है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका भी भाजपा का पार्ट है। दीपक जी, मुझे आज पता चला है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस वैक्सीन को भाजपा का वैक्सीन दे दिया, हम लोगों को इसका श्रेय दे दिया। नहीं, चलिए मैं इसका आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप अपने आप लोग राजनीतिक रूप से हाशिए पे चले गए हो, इससे मुख्यधारा में नहीं आओगे। अरे जो आज आप लोग मुख्यधारा में नहीं आओगे भैया। आप लोग चाहे जितना बोल लो, हस्तक्षेप कर लो, इतनी मूर्खतापूर्ण बात है। मुझे भरोसा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बाप रे बाप, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बाप रे बाप, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आए हैं, यही पढ़ के आए हैं। अरे बाप रे, बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। लेकिन मांझी जी, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, उस पार्टी के हैं और हमारे युवा वैज्ञानिक बैठे हैं, आप जितना तो ज्ञानी तो है नहीं। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है दीपक जी, आप जैसे ज्ञानी तो है नहीं, आप जैसे ज्ञानी लोग देश के सामने सरकार ने एक स्ट्रेटजी रख दी है। पहले 1 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 27 करोड़, पूरा का पूरा खाका है। अखबार पढ़ लिया करो आप लोग, अखबार पढ़ते नहीं हो आप लोग, यही तो दुर्भाग्य है ना। आपको जनता ने बता दिया है। कितने सांसद हैं आपके, कितने विधायक हैं आपके, हाशिए पे चले गए हो, हाशिए पे चले गए हो। समाजवादी पार्टी में कोई समाजवाद नहीं बचा है, सिर्फ परिवारवाद बचा है। अपना नाम बदल लो आप लोग, समाजवादी पार्टी से परिवारवादी पार्टी रख लो। ये बीपी के नेता रहे हैं, और वो इस समय एक एनडीटीवी जैसी परिवारवाद पे आ गए, बड़ी समाजवादी पार्टी। आप क्या ऑलरेडी इसको ऑर्डर दे रखा है। यह भी तो प्रचार इसी मीडिया चैनल द्वारा प्रचार किया गया था। बोल लीजिए, ऐसी बात कहते हैं वो आपको अच्छी लगती है। अच्छा ठीक है, एक मिनट मांझी जी सुनिए ना, उनको मैं सीधे जाऊंगा उनके पास, एक्सक्लूसिव, और डॉक्टर कौशल मिश्रा भी जुड़ गए। लेकिन मांझी जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, वैज्ञानिक जी, सुनिए ना, एक बाइट दिखाता हूं आपको। आशुतोष सिन्हा है, पढ़े लिखे एमएलसी हैं, उन्होंने क्या बयान दिया सुनवाते हैं। 1 मिनट सुनाइए आशुतोष सिन्हा ने क्या बोला। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तहसीन मत लगवाना। देखिए, 2 साइकिल पे लड़के चढ़े थे, उसमें से एक साइकिल वाले ने कह दिया नपुंसक हो जाएंगे, उनकी पार्टी के लोगों ने। आप मत लगवाना तहसीन। देखिए,
आपने ये बयान दिखाया, बिल्कुल सही, आपका अधिकार है दिखाना। आप वो बयान क्यों नहीं दिखाते दीपक भाई? बड़ी विनम्रता से आपसे पूछता हूँ। मार्च 13 को डॉक्टर हर्षवर्धन और हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था कि कोविड इस मुल्क में इमरजेंसी नहीं है, जबकि इसको ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। आप उस अनसाइंटिफिक बयान को क्यों नहीं दिखाते जब इस देश की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था कोविड आयुर्वेदा और होम्योपैथी से क्योर हो सकता है मार्च 18 को? आप वो बयान क्यों नहीं दिखाते? नीति आयोग ने कहा मार्च 25 तक कोविड इस मुल्क में खत्म हो जाएगा। और सबसे अनसाइंटिफिक बयान जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था 21 दिन में हम कोविड के खिलाफ जंग जीत जाएंगे, जो कि अनसाइंटिफिक था। अनसाइंटिफिक चीजें लोग कहते हैं, लेकिन जब देश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि कोविड इस देश में इमरजेंसी नहीं, जबकि कोविड को पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था, आप प्लीज उनको भी कटघरे में खड़ा रखिए। ठीक है डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, तो आप सही मानते हैं तमाम बयान? मुझे बताइए क्या इनका संदर्भ आज के दौर में बनता है जो संदर्भ तहसीन देने की कोशिश कर रहे हैं? और दूसरा, आशुतोष सिन्हा जी कह रहे हैं नपुंसक बन जाएंगे कटघरे में। पहले एक माजी जी से सवाल पूछ लेता हूँ। माजी जी, ये सिन्हा जी को किसने बनाया? नए नए एमएलसी बने, इसीलिए उन्होंने अखिलेश जी को कुछ करने के लिए बयान दे दिया। उनको कैसे पता नपुंसक बन जाएंगे? मतलब इससे वाहियात बात कोई हो ही नहीं सकती। ये आपके पार्टी के नेताओं के मुख से मुखार बिंदु से क्यों निकलती है? माजी जी सुन पा रहे हैं मुझसे? मैं कह रहा हूं ऐसी वाहियात बात कोई पढ़ा लिखा आदमी कैसे बोल सकता है कि वैक्सीन से नपुंसक हो जाएंगे? माजी जी आवाज आ रही है आपको? या आप सुनना नहीं चाहते मेरा सवाल? अच्छा, मुझे बताया गया कि ऑडियो तो कनेक्टेड है लेकिन वो सवाल सुन नहीं रहे हैं, ऑडियो जा रहा है उनके पास। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा को लाना चाहूंगा, फिर आदरणीय श्री टीएस सिंहदेव जी के पास जाऊंगा। कौशल कांत मिश्रा जी, क्या नपुंसक हो जाएंगे वैक्सीन लगा के? देखिए, ये दीपक जी बहुत ही अनसाइंटिफिक और बेकार की बात है। इसके बारे में तो डिस्कस करना भी बेकार है। और जो मेरे से पहले शायद तहसीन पूनावाला जी बोल रहे थे, उन्होंने 100 गलतियां गिना दी, तो उसमें एक फिल्मी डायलॉग नहीं सुना आपने? दूसरों के पाप गिनाने से आपके अपने पाप कम नहीं हो जाते। अगर किसी ने गलत कहा है तो इसका मतलब आप उसका जवाब गलत करके देंगे? ये अपने आप में ये बताता है कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो भी स्टेटमेंट इस तरह के आ रहे हैं वो अनसाइंटिफिक है, अनएक्सेप्टेबल है और ये केवल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। दीपक जी, एक चीज़ समझ लीजिए कि वैक्सीन इज साइंस, और ये जो लोग बैठे हुए हैं ये सब हैं पॉलिटिकल वाले। तो ये वैक्सीन की साइंस ना होकर के ये पॉलिटिकल साइंस हो रही है और इसके ऊपर पूरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस चल रहा है। हर आदमी शुरू से लेकर अभी तक, अगर वैक्सीन की हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, मिश्रा सर ने साफ साफ समझाया, स्टेज 0 एक ट्रायल होता है जिसमें एनिमल्स और के ऊपर होता है, 1-2 सेफ्टी के लिए होते हैं और इम्यूनोजेनिसिटी के लिए होते हैं। इफिकेसी के ट्रायल की बात हो रही थी जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था, जिसमें कि 23,000 लोगों का ट्रायल हो चुका था, 3-3.5 हजार लोगों का भी बचा हुआ था, क्योंकि इन्होंने अपना सैंपल साइज जो 26,000 का बताया था। अगर हम इससे पहले जाते हैं, कुछ सालों पहले रोटा वायरस वैक्सीन आई जो रोल आउट हुई है, और रोटा वायरस वैक्सीन का सैंपल साइज केवल 8,000 था। तो एक तरफ 8,000 की वैक्सीन को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और ग्लोबली लग रही है, और एक तरफ हम 23,000 के सैंपल साइज को हम निगेट करके उस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये एक साइंटिफिक डिबेट है, साइंटिफिक डिस्कशन है। मेरा ये मानना है कि अगर जो साइंस की अथॉरिटीज़ हैं हमारे देश की, उन्होंने किसी वैक्सीन को ओके किया है तो हमें उसके ऊपर कोई डाउट नहीं करना चाहिए। और वैक्सीन जो होती है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल नुमाइंदे की नहीं होती है, ये हमेशा सरकार की होती है, और सरकार हमारे देश में एक है, वो भारत सरकार है। तो भारत सरकार के सिस्टम से जो डेवलप वैक्सीन आई है उसके ऊपर सबको भरोसा करना चाहिए। और ये जो नपुंसक हो जाएंगे और हम नहीं लगवाएंगे और हमारी सरकार की वैक्सीन आएगी, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का डर है कि अगर ये कोविड की वैक्सीन आती है, ये कोविड के साथ साथ इनके पॉलिटिकल कैरियर को भी खत्म करने वाली है, क्योंकि इन्हें दिख नहीं रहा कि ये 24 तक भी इलेक्शन में कहीं नजर आ रहे हैं या शायद उसके बाद भी नजर नहीं आ रहे हैं। डर इस बात का है, इसलिए छटपटा रहे हैं और इस तरह के गैर जिम्मेदारा बयान दिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम शुरू से देखना चाहें, अब मैं पॉलिटिकल बोलता हूं थोड़ा सा, आप देखिए धारा 370 खत्म हुई, कश्मीर की बात आई, ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, राम मंदिर खत्म हुआ, सीए आया,
फार्मर्स बिल आया, सब जगह विपक्ष उपापोह की स्थिति में गलत बयानी करके सरकार के अगेंस्ट काम कर रहा है। वो देश के लिए नहीं कर रहा, वो केवल राजनीति कर रहा है, राष्ट्रनीति छोड़ करके राजनीति कर रहा है, और इसी वजह से विपक्ष कमजोर होता जा रहा है और खत्म होता जा रहा है। और अगर ये लोग इसी तरह से गैर जिम्मेदारा बयान देते रहे तो मुझे नहीं लगता कि ये 24 के इलेक्शन में भी इनका यही हाल होने वाला है। यहीं से हम बहस को खोलूंगा। आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाए, क्या विपक्ष उहापोह में। नलिन कोहली जी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं, और मेरे साथ जुड़ गए हैं अब्दुल हफीज गांधी साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के टी.एस. सिंहदेव साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही डिसेंट लीडर माने जाते हैं, राजनीति का एक मध्य भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा है। सिंहदेव साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, शशि थरूर जी का ये कहना कि थर्ड फेज का ट्रायल नहीं हुआ है, उसके बाद हमारे मनीष तिवारी जी का कहना, उसके बाद जयराम रमेश का कहना, ये तो इतने बड़े नेता हैं, मंत्री पदों पर रह चुके हैं। भारत सरकार कह रही है कि 110% वैक्सीन सेफ है, फिर इस तरह की बयान क्यों? राहुल गांधी जी तो कह के गए थे ना वैक्सीन आ जानी चाहिए, इंग्लैंड में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, हमारे यहाँ क्यों नहीं? तो फिर ऐसे बयान क्यों? इसमें मुझे लगता है उस दिन भी आपके चैनल में मेरे को आने का अवसर मिला था। चर्चा इस बात की हो रही है और होनी भी चाहिए, ये राजनीति और फलाना दल और वो दल, ये दल की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। इस समय जब कई प्रकार की लोगों में संशय की स्थिति बनी हुई है और वैज्ञानिक खुद कह रहे हैं कि हमको एक सीमित जानकारी इस वायरस के संबंध में है, उसमें आग में घी डालने का काम हम में से किसी को नहीं करना चाहिए। जो जानकार लोगों ने, आपने कुछ लोगों से नाम लिए, मेरे दल के भी मेरे से वरिष्ठ लीडर्स हैं, उनके नाम लिए, मेरे से कहीं ज़्यादा वो विद्वत हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की जानकारी रखते हैं, उनके संदर्भ में मैं टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। मैं केवल इतनी जानकारी रखता हूँ कि वैश्विक स्तर पे जहाँ 200 से ज़्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स के ट्रायल्स चल रहे थे, उसमें अलग अलग पद्धतियों पे ट्रायल्स चल रहे थे। 3 मुख्य प्लेटफॉर्म थे जिसके ऊपर ट्रायल चल रही थी वैक्सीन्स की, और उनमें से जो पद्धतियां सफल होती चली गई, उनके देश की जो संस्थाएं थी, अमेरिका में FDA है, उन्होंने अनुमति दी, इंग्लैंड की जो संस्था है उन्होंने अनुमति दी, और उनकी अनुमति के पश्चात जब भारत में लगाने की बात आई तो हमारे देश के भी जो वैज्ञानिक संस्थाएं हैं उनका परीक्षण करके उन्होंने एस्ट्राजेनेका के लिए अनुमति दी। और साथ में जो भारत बायोटेक की वैक्सीन की बात आई, इसमें जो विवाद की स्थिति आ रही है वो इस हद तक सीमित है कि फेज़ 3 कंप्लीट नहीं हुआ। उसमें 28,500 उन्होंने टारगेट ग्रुप रखा था, फेज़ 3 में उनका परीक्षण करने के लिए लोगों की संख्या क्या, और उसमें 23,000 के आसपास 3 तारीख को जब ये घोषणा हुई थी उस समय तक इनकम्प्लीट था। तो उस हद तक जो चाहे मेरे दल के हों चाहे अन्य दल के हों, अगर लोग उसमें कहते हैं कि ये पूरा हो जाना चाहिए था क्या, उसके बाद घोषणा होनी चाहिए थी, उस हद तक तर्क को सुना जा सकता है। उसके आगे हमको वैज्ञानिकों को जरूर रखना चाहिए और हमारे देश के भी वैज्ञानिक अगर इस बात को कह रहे हैं, जानकारी से कह रहे हैं, बिना जवाबदेही के नहीं कह सकते कि हम आपात स्थिति के लिए, मैंने ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के भी 3 तारीख के बाद के डिस्पैच को देखा, उसको पढ़ा है, उसमें भी उन्होंने उसको कोवैक्सीन की जो बात आई है, उन्होंने कहा है कि अभी ट्रायल अंडरवे है, फेज़ 3 पूरा होना है और तब तक अगर कोई आपात ऐसी स्थिति आती है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसको उन्होंने ओके किया है उस राइडर के साथ। और जो कोविशील्ड है उसको उन्होंने कहा है कि इसको उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये स्थिति ये 2 वैक्सीन के संबंध में है। विवाद वहाँ पर उठता है कि रशिया की भी वैक्सीन स्पुतनिक वी पहले आई थी, कुछ महीने पहले आ गई थी। रशिया की एजेंसी ने कहा कि वो ओके है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देश की एजेंसी ने उसको अभी तक ओके नहीं किया है। कैडिला जो गुजरात में बन रही है वो फेज़ 3 उसके लिए अनुमति 3 तारीख को ही दी गई है, वो फेज़ 3 ट्रायल हो रहा है। तो भले फेज़ 1 फेज़ 2 हो गया है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी की बात आ रही थी, हो गई है, एफिकेसी कितनी है वो देखना है, तो उसको केवल फेज़ 3 ट्रायल की अनुमति अभी दी गई है। उसको इस नज़रिए से देख के कोई ऐसे बयान जो देश के उन नागरिकों को जिनको वैक्सीन लेना है
भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा, उससे हमको सबको बचना चाहिए, चाहे हम किसी भी दल के हों। यहाँ इतने गंभीर मुद्दे पे 100-110 साल बाद महामारी आई है, उसमें हम ये चर्चा कर रहे हैं। अभी बर्ड फ्लू की बात आ रही है कि 6-7 प्रांतों में बर्ड फ्लू का अलर्ट, हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमने अलर्ट कर दिया है बर्ड फ्लू का। जहां ऐसी स्थितियां हैं, ये राजनीतिक दल कांग्रेस, भाजपा, सपा, ये सब मिटा देना चाहिए। केवल हमको उन मुद्दों पे बात करना चाहिए जो देश के नागरिक के हित की होंगी, बाकी बातों से हमको बचना। बिल्कुल सही कहा सर, मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूं और मैं समझना आपको बताना चाहता हूं देश के लोग क्या सोचते हैं। सीधे चलता हूं नीरू गुप्ता जी के पास जयपुर में। नीरू गुप्ता जी, टीएस सिंहदेव साहब की बात से आप सहमत हैं और कांग्रेस के उन बड़े नेताओं के बारे में क्या कहेंगी जो सवालिया निशान लगा रहे हैं वैज्ञानिकों के बाद भी? नीरू जी। सर, मैं इन महोदय जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। ये राजनीति को अगर साइड में रख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज इंसान की वैल्यू को समझिए, लोगों को इतनी परेशानी हुई है, व्यापार ठप हो चुका, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, मिल नहीं पा रहे किसी से, जल्दी से मिलने से कतराते हैं, बच्चे तक डर रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे। तो एक वैक्सीन अगर आई है, उसके अगेंस्ट में अगर ये राजनीति करने लगेंगे तो कैसा रहेगा बताइए। अगर आज ये राजनीति से ही अगर ये सब चीज चलने लगी तो इंसान तो कहीं वैल्यू नहीं रही उसकी। तो बिल्कुल ठीक कहा नीरू जी, बिल्कुल ठीक कहा। मैं इसी सवाल को लेके टीएस सिंहदेव साहब के पास चलता हूं। सिंहदेव साहब, आप इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, दिल खोल के बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कभी कभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हो क्या जाता है, हर बार रॉन्ग नंबर क्यों डायल करते हैं वो आपके बड़े नेताओं को? मेरे ख्याल से जी, ये मैं तो इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता, और उनकी बात में उनने कुछ सोच के ही कहा होगा और यही कहा होगा जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एक तो मैंने उनका बयान सुना नहीं, मैंने देखा नहीं। अगर उन्होंने कोई प्रश्न उठाया तो केवल उस संदर्भ में हो सकता था कि क्या फेज़ 3 के पूरे ट्रायल को पूरा करने के बाद हमको अनाउंस करना था। तो वो बात अगर आती है तो समझ में आता है, और हम कहेंगे कि ये भाजपा की वैक्सीन है तो ये इस पार्टी के लोगों ने आपत्ति की है, तो हम रास्ता भूल जाएंगे। चाहे वो किसी दल के हो, तर्क जो रखा गया है वो तर्क की बात करनी चाहिए। अगर हमने कहा कि ये कांग्रेस के हैं, इन्होंने ऐसा कहा, तो जवाब दूसरे तरीके का आ जाएगा। ये भाजपा के हैं, इन्होंने ऐसा कहा, मैं कहूँगा कि नहीं, मैं भाजपा मेरी प्रतिद्वंदी दल है, वो उनकी बात मैं नहीं मानता। तो इतने गंभीर विषय पे राजनीति की बात हो, चुनाव की बात हो, नीतियों की बात हो तो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ विज्ञान की बात हो रही है, दुनिया ने एक वैक्सीन 5 महीने 6 महीने में तैयार की है जो अमूमन 5 से 15 साल लगते हैं। बिल्कुल, ये हर वैज्ञानिक इस बात को मानता है, और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इसमें दुनिया में लिया जा रहा है कि आपात स्थिति में इसको हमको लेना है। तो वैज्ञानिक केवल ऐसे ही नहीं कर रहे होंगे, वो सारा डाटा, जेनेटिक डाटा जो पूरे पुराने ट्रायल्स में, पुराने सार्स के लक्षणों में जो डाटा, जेनेटिक डाटा उनके पास था, आरएनए का इत्यादि इत्यादि, मैं बहुत जानकार नहीं हूँ, वो सारे डाटा को कट पेस्ट करके इन्होंने विज्ञान को तेजी से आगे बढ़ा के अगर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन पूरे दुनिया में ली है, तो उन तथ्यों की हमको बात करनी चाहिए, राजनीतिक दल के आधार पर नहीं। बिल्कुल सही, इसीलिए तो मैं कहता हूं आप बड़े दिल के नेता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टीएस सिंहदेव साहब हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। सीधे चलता हूं नलिन कोहली जी के पास। नलिन कोहली जी, क्या विपक्ष रास्ता भटक गया है? और फिर ब्रेक के बाद इसी सवाल को लेकर तहसीन के पास जाऊंगा। पहले नलिन कोहली जी का जवाब। तो पहले हमें जो सिंहदेव साहब छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं, जिस गंभीरता से उस विषय को रखा उसका स्वागत करना चाहिए। और मुझे लगता है उन्होंने देश हित में जो संविधान की शपथ लेते हुए, अन्य दल के हो सकते हैं, हम विपक्षी दल हो सकते हैं, एक दूसरे के आमने सामने हो सकते हैं, लेकिन देश हित को आगे रखते हुए जो एक उनका कर्तव्य बनता है स्वास्थ्य मंत्री के नाते, उसको पूर्ण रूप से उन्होंने निभाया और उसका स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात है, जो आपका प्रश्न है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ हमें देश की चिंता और देश के नागरिकों की चिंता है। जो महामारी आई है, बिल्कुल सही है, 100 साल से ऊपर की बीत गए और ऐसी महामारी किसी ने देखी नहीं। उसमें जब पूरी दुनिया जो है एक गति से इसकी लड़ाई में लगी हुई है कि अब भारत में बने हुए वैक्सीन का जो भी प्रोसेस है, उसको जो हमारे वैज्ञानिक हैं जो बना रहे हैं, उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए, सिर्फ राजनीति क्यों चलते, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जिन्होंने भी इस पर कुछ राजनीति करने का प्रयास किया, उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए उन नेताओं को, और सोचना चाहिए कि कैसे देश के
लोगों की जान को खतरे में डालने का वो एक रुख अपना। ठीक है, यहीं से बहस की शुरुआत करेंगे। सीधे एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। तहसीन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नलिन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर MC मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अब्दुल हाफिज गांधी SP से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और तहसीन को मैं पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटते हैं।